नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन शिक्षण की सुविधा में आप सबका स्वागत है। मैं भूपेंद्र कुमार कलाल, व्याख्याता भूगोल, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सकानी, आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम मानव भूगोल का एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण पढ़ने जा रहे हैं, जो है जनजातियाँ। विषय आपके सामने लिखा हुआ है, जनजातियाँ। ठीक, जनजातियाँ जो हैं वो किसे कहते हैं, किन्हें हम जनजातियों की श्रेणी में रखते हैं, जनजातियों की विस्तृत परिभाषा क्या हो सकती है, और आज वर्तमान में कौन कौन से क्षेत्र ऐसे हैं जहां जनजातियां निवास करती हैं। इन सब चीज़ों को हम इस टॉपिक के माध्यम से मेरी इस कक्षा इजी एडवांस ज्योग्राफी में बहुत एडवांस तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, जनजातियों को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको मानव के इतिहास क्रम की तरफ ले जाता हूँ। देखो, पृथ्वी पर मानव के आए हुए लाखों वर्ष बीत चुके हैं, है ना, कि लगभग आज से 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में जो प्रमाण, आज से 2 लाख वर्ष पूर्व के जो प्रमाण मिले हैं मानव के, वह मानव क्या कहलाता है, होमो सेपियंस कहलाता है। इसी होमो सेपियंस को आधुनिक मानव कहते हैं, जिसका हम प्रमाण हैं। देखिए, 1859 में, इससे पहले वाली कक्षा मानव वातावरण संबंध के अंदर हमने समझ लिया था कि 1859 में, 1859 में डार्विन की एक पुस्तक आती है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़, है ना, जीवों की उत्पत्ति। 1859 में एक पुस्तक आती है, जीवों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इस पुस्तक के अंदर मानव के इतिहास, मानव के जीवन, मानव के अनुकूलन, इन सभी तथ्यों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें इस पुस्तक में बताई गई थी। 1859 में डार्विन की ये पुस्तक थी, है ना। इस पुस्तक के आने से पहले, है ना, जीवों की उत्पत्ति पुस्तक के आने से पूर्व मानव का जो इतिहास था उसके बारे में कई दैवीय सिद्धांत प्रचलित थे कि जितने भी जीव जगत, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु हैं, उन सब की उत्पत्ति देवताओं द्वारा की गई है। पर्टिकुलर देवताओं ने जीव जंतुओं की उत्पत्ति की है। इस तरह के कई कह सकते हैं कि तथ्य, मिथ्याएँ इतिहास में आपको मिल जाएंगी। लेकिन 1859 में जब डार्विन की पुस्तक आई, इसके बाद विकासवादी अवधारणा को बल मिला और मानव की उत्पत्ति के बारे में जो चर्चाएं थी वो और धीर गंभीर होने लगी। इसके उपरांत 1871 में डार्विन की दूसरी पुस्तक आती है, डिसेंट ऑन मैन, है ना। डार्विन की एक दूसरी पुस्तक 1871 में आती है, डिसेंट ऑन मैन। इस डिसेंट ऑन मैन, इस किताब के अंदर डार्विन ने बताया कि मानव जो है वो कपी अर्थात बंदरों के अधिक समीप है, कि मानव की जिस तरह से उत्पत्ति हुई वो बंदरों की उत्पत्ति के ज़्यादा समीप है। कुछ लोगों ने इसके गलत अर्थ भी निकाल लिए, है ना। गलत अर्थ इसलिए इस तरह से निकाल लिए कि मानव का पूर्वज जो है वो बंदर है, जबकि ये बात सत्य नहीं है। डार्विन के कहने का अर्थ बिल्कुल भी नहीं था। वो एक अलग टॉपिक है अपने आप में, हम वहाँ तक नहीं जाएंगे। हम अब पहुँचते हैं जनजातियों की तरफ। तो जब मानव की उत्पत्ति 2 से 3 लाख वर्ष पूर्व होती है, इसके बाद धीरे धीरे मानव उन्नति करता है, प्रगति करता है, और वर्तमान में हम जिस रूप में आज दिखाई पड़ते हैं उस रूप में आए। तो इस दौरान मानव कई चरणों से गुजरता है और एक आधुनिक मानव, सभ्य मानव, कह सकते हो कि सुख सुविधाओं से रहने वाले मानव के रूप में स्थापित हो जाता है। लेकिन इस मानव के इतिहास क्रम के दौरान एक मानव का एक समूह, एक समुदाय ऐसा भी है जो इस आधुनिक सुख सुविधाओं या आधुनिक मानव से हटकर है, अलग है। इसी को हम क्या कहते हैं, जनजातियाँ कहते हैं। यदि हम इसे परिभाषा या शब्दों में बांधें तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी भी ऐसे मानव समुदाय को जिसमें आदिम लक्षण हो, विशिष्ट संस्कृति हो, भौगोलिक अलगाव हो, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में हिचकिचाता हो, अर्थात उसमें संकोच हो और पिछड़ेपन जैसी विशेषता पाई जाती हो, उसे जनजाति कहते हैं ना। ये परिभाषा भी जनजातियों के लिए कही जाती है। सामान्य अर्थ में ये भी कह सकते हो कि जनजातियाँ वास्तव में वह मानव समुदाय है, जनजातियाँ वास्तव में वह मानव समुदाय है जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जो एक अलग निश्चित भूभाग में निवास करते हैं, जिनकी एक अलग संस्कृति, अलग रीति रिवाज होता है, तथा जिनके माध्यम से वे एक दूसरे से कह सकते हो कि घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। उनका जो कल्चर, उनकी जो परंपरा, उनके जो रीति रिवाज होते हैं, उनके माध्यम से वे आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और वही उनकी संस्कृति, वही उनकी परंपरा है, जो उनका कल्चर है, वो दूसरे मानव से उनको पृथक भी करता है। ऐसे मानव समुदाय क्या कहलाते हैं, जनजातियाँ कहलाती हैं।
है ना। तो इस तरह से जनजातियों के बारे में हम कह सकते हैं कि आधुनिक सुख सुविधाओं से वंचित या आधुनिक सुख सुविधाओं से अलग प्रतिकूल दशाओं में अपनी विशिष्ट संस्कृति को आज भी अपनाते हुए जो लोग जीवन यापन कर रहे हैं, वो जो मानव समुदाय है वो क्या कहलाता है? जनजातियाँ कहलाता है। देखिए, कई बार इसका अर्थ गलत निकाल दिया जाता है कि जनजातियों को एक बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट के रूप में समझ लेते हैं कि ये अलग मानव समुदाय है, या कह सकते हो कि ये मानव से अलग है। ऐसा नहीं है ना, कि जो ट्राइब्स हैं, जनजातियाँ जो हैं, तो ट्राइब्स आर नॉट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट। जनजातियाँ कोई जैविक विचार नहीं है, या एक कोई कह सकते हो कि जैविक विचारधारा नहीं है ना। जनजातियाँ जो है वो मानव के सामाजिक और सांस्कृतिक समूह से अपना संबंध रखते हैं। ये मानव की एक अलग तरह की प्रजाति या मानव के एक अलग तरह के कह सकते हो कि रूप और ढाल ढंग वाला कोई अलग मानव होगा, ऐसा नहीं है। ये केवल एक मानव के सामाजिक सांस्कृतिक जो उसका रहन सहन का तरीका है उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, गत वर्ष आपको पता होगा 2019 में भारत में भी एक जनजाति के बारे में खूब चर्चा हुई थी। सेंटिलीज जो आइलैंड है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के समीप, तो सेंटिलीज आइलैंड में जो सेंटिलीज जो जनजाति रहती है, वहाँ पे एक अमेरिकन पर्यटक घुस गया था, उसको मार दिया था, है ना। इसके बाद सेंटिलीज आइलैंड और सेंटिलीज जनजाति के बारे में खूब सारी बातें अखबारों में या न्यूज़ चैनल्स पे, इंटरनेट्स पे जारी हुई। तो कहने का अर्थ ये है कि दूसरे किसी व्यक्ति को ही अपने क्षेत्र में आने से, यहाँ कह सकते हो दूसरे किसी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में आने से रोकते हैं, या कोई दूसरा व्यक्ति उससे मिलना, उसकी कल्चर को देखना या उनसे वार्तालाप करने में संकोच रखते हैं, अपने आप में पिछड़े हुए होते हैं, अपने एकाकी जीवन में अपने अलग कल्चर, अपनी कह सकते हो कि अलग अलग ही मस्ती में अपना जीवन यापन करते हैं। तो ऐसा जो मानव समुदाय होता है वो क्या कहलाता है? जनजाति कहलाता है। तो मेरे ख्याल से आपको जनजाति जो वर्ड है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसे जनजाति कहते हैं, कि जो अपनी अलग मस्ती में, अपनी अलग कल्चर में, अपनी अलग परंपरा और रीति रिवाज के साथ अपने अलग एक पर्टिकुलर निवास स्थान में अपने लोगों के बीच मस्ती से जीवन यापन करते हैं, जिनका आधुनिक कह सकते हो सुख सुविधाओं से, आधुनिक मानव से, आधुनिक तौर तरीकों से कोई संबंध नहीं होता है, वे सभी क्या कहलाते हैं? जनजातियाँ कहलाती हैं। ठीक, आज अब बात करते हैं कि विश्व में जनजातियाँ कहाँ कहाँ निवास करती हैं। तो विश्व की यदि जनजातियों की बात की जाए तो यहाँ आपके सामने मैंने पर्टिकुलर समय की बचत के लिए लिख लिया है कि ये विशेष रूप से एक चीज़ और समझ लें कि जो जनजातियाँ होती हैं ये पर्टिकुलर अपने एक क्षेत्र में मस्ती से कब रह पाएंगी? कब? जबकि वो क्षेत्र ऐसा होगा जो आधुनिक मानव जहाँ निवास करता है उससे हटकर होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि किसी क्षेत्र में जहाँ वो जनजाति निवास करती है उसे हम उस क्षेत्र का मूल निवासी भी मानते हैं। इसीलिए भारत में जनजाति को हम आदिवासी कहते हैं। तो आदिवासी कहने का अर्थ ये है कि वो उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं और उनकी जो प्रजाति है, उनकी जो किस्म है, वो जो रेस है उस क्षेत्र में रहने वाले पर्टिकुलर मानव की, तो वो प्रजाति बिना किसी मिश्रण की होती है ना। उसमें कोई दूसरी जनजातियों का मिश्रण नहीं पाया जाता, क्योंकि वो शुरू से अब तक अलग थलग ही रह रहे हैं। उनका किसी दूसरे मानव समुदाय से या दूसरी प्रजाति से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो इसलिए उनको हम मूल निवासी मानते हैं। भारत की संविधान में जनजातियों के लिए संवैधानिक जो शब्द है वो अनुसूचित जनजाति जो शब्द है, शेड्यूल ट्राइब्स जो शब्द है, वो काम में लिया जाता है। ठीक, तो विश्व की प्रमुख जनजातियों में पहले जैसे कि अब ये जो कटे हुए क्षेत्र, यहाँ कह सकते हो प्रतिकूल जलवायु वाले क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो यहाँ तो एक क्षेत्र बहुत ठंडे या ध्रुवीय भाग होंगे जहाँ पे आधुनिक मानव नहीं रह सकता है, जहाँ आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव हो। तो बहुत ध्रुवीय या ठंडे क्षेत्र हो सकते हैं। तो बहुत ध्रुवीय या ठंडे क्षेत्रों में कौन कौन रहते हैं? तो ऐसे में मुख्य जो जनजाति है वो कौन सी है? एस्किमो है। और एस्किमो के ही ये उपभाग हैं, समोइड्स है, याकूत है, चुक्सी है, लैप्स है ना। इसी तरह से बहुत गर्म क्षेत्र है ना, लाइक भूमध्य रेखीय क्षेत्र, इक्वेटोरियल एरिया। तो भूमध्य रेखीय जो क्षेत्र है वहाँ पे सघन वन मिलते हैं। तो उन भूमध्य रेखीय सघन वनों के अंदर जैसे पिग्मी, कांगो नदी का जो बेसिन वाला है, कांगो नदी का जो क्षेत्र है वहाँ पे पिग्मी जनजाति रहती है। इसी तरह से सेमांग मलेशिया के अंदर मुख्य रूप से निवास करती है, सेमांग और सकाई जनजातियाँ। इसी तरह से उष्ण और शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र, वहाँ पर भी आधुनिक मानव सुख सुविधाओं के साथ नहीं रहता, तो वहाँ पर भी अलग थलग लोग रहते हैं। तो उष्ण और शुष्क कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो रहने वाली मुख्य जनजाति है वो कौन सी है? बुशमैन है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय घास के मैदानी क्षेत्र है ना, जहाँ पे लोग पशुचारण करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ अलग क्लाइमेट्स होता है, तो आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव मिलता है। तो उष्णकटिबंधीय जो घास के मैदान है उसमें जैसे कि मसाई है, ये केन्या अर्थात अफ्रीका का जो पूर्वी भाग है उस भाग की ओर निवास करते हैं। इसी तरह से अरब के मरुस्थल के अंदर बद्दू जनजाति निवास करती है। और समशीतोष्ण घास के मैदान जिसमें खिरगिज जनजाति आती है, विशेष रूप से मध्य एशिया में निवास करते हैं।
नेक्स्ट, दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र जहाँ पे कम्युनिकेशन का अभाव होता है, सड़कें नहीं होती, बिजली इत्यादि सुविधाएं, वही जो मैं आपको बता रहा हूँ आधुनिक सुख सुविधाओं का अभाव होता है। तो दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्र हैं यहाँ पे, जैसे कि भारत की बात की जाए तो भील है, गोंड है, संथाल है, मीणा है, नागा है, डामोर है। ये जो जनजातियाँ हैं ये दुर्गम पहाड़ी और पठारी क्षेत्रों में निवास करने वाली जनजातियाँ हैं। तो ये तो हो गई विश्व की प्रमुख जनजातियाँ। तो जनजातियाँ क्या होती हैं, किसे कहते हैं, और विश्व की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं इससे। अब आगे बढ़ते हैं। आज जिस तरह से जो आपकी जो बुक है, विशेष रूप से 12वीं कक्षा पर फोकस ज़्यादा है मेरा, लेकिन जो फर्स्ट ग्रेड या ज्योग्राफी से यूजीसी नेट या सेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो जो 12वीं कक्षा का जो सिलेबस है उसमें जैसे कि जो हमारी जनजातियाँ, विश्व की जनजातियाँ दे रखी हैं, जिसमें एस्किमो और बुशमैन है।